आज हमारे साथ देश विदेश में मिथिला पेंटिंग के जरिए अपनी खास पहचान बना बना चुके कुंदन राय जी मौजूद हैं, जिन्हें पूरे देश में अभी तक 500 बार से अधिक बार सम्मानित किया जा चुका है। इनकी पेंटिंग समस्तीपुर के कई सरकारी दफ्तरों, साथ ही समस्तीपुर के कई प्रतिष्ठित संस्थान में आपको देख सकते हैं। साथ ही इनकी पेंटिंग कई जगह जो है, अगर किसी शॉप का जो है उद्घाटन होता है, शुभारंभ होता है, तो वहाँ भी जो है लोगों को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, जिससे इनकी एक विशेष पहचान है। साथ ही हम इनके बारे में बता दें कि ये सारे कलर को ठीक से पहचान नहीं सकते हैं, फिर भी आप सोचिए कि एक तरीके से आप कहा जाए कि एक कमी है जो शारीरिक रूप पे है, लेकिन फिर भी कुंदन कुमार राय जी ने पेंटिंग के जरिए पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। तो आज हम खास मेहमान कुंदन राय जी से बात करेंगे, जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी इनकी चर्चा देश और विदेश में हो रही है। जी, समस्तीपुर टुडे में आपका स्वागत। नमस्कार, समस्तीपुर टुडे और मेरे घर में आपका बेहद स्वागत है। जी। और मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग ये मैंने बचपन में ही सीखा था। जब मैं लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, तब से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। मेरी माँ मेरी पहली गुरु थी, जो हमेशा पेन देती थी और कुछ तस्वीरें कहती थी उकेरने के लिए। और वो उकेरते उकेरते मुझे भी नहीं पता था कि मैं राज्य में, देश में और अब विदेशों में भी पेंटिंग जो है वो समस्तीपुर से जाने लगी हैं। जी, तो ये बताइए कि आपको जो है, जैसे कि सारा कलर देखने में दिक्कत होती है, फिर भी इतना अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, साथ ही देश विदेश में आपकी चर्चा है, साथ ही पूरे देश में से आपको कई बार जो है सम्मानित किया जा चुका है। ये कैसे आप करते हैं? पहले मुझे बहुत दिक्कत होता था, लेकिन कहते भी हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिसके साथ आप उठते बैठते हैं। तो यहाँ रहने से तो वही था, लोग हंसा ही करते थे और लगता था कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। फर्दर एजुकेशन के लिए मैं नागपुर गया और वहाँ एक कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा। और मेरी बहन के कहने पे उसने कहा कि कब तक भागोगे तुम किसी चीज से, जिस दिन तुम सामना करने लगोगे तो तुम जीत सकते हो। और उसने डब्बे के ऊपर कलर लिख करके दिया, कॉम्बिनेशन लिख करके दिया, और मैं फर्स्ट रनर अप रहा उस पेंटिंग कंपटीशन में। और फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद आज अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, इंग्लैंड, लेबनान, नीदरलैंड, कई जगह पे पेंटिंग्स जो है समस्तीपुर से जा चुकी है। जी। अच्छा, मुख्य पेंटिंग जो अभी आप बना चुके हैं उसके बारे में बताइए, कौन कौन सा पेंटिंग अभी जो आप बना चुके हैं, जिसको राज्य स्तर पर साथ ही देश स्तर पर जिसकी चर्चा हो रही है? कई पेंटिंग्स हैं। मैं पहले सुनता था कि गाने वायरल होते हैं, बाकी चीजें, लेकिन मेरी पेंटिंग्स वायरल होने लगी थी। तो कोरोना पीरियड में मैंने ट्रेनिंग भी दिया था नाबार्ड से महिलाओं को मास्क के ऊपर मिथिला पेंटिंग बनाने का। और उसी के बाद मैंने एक पेंटिंग बनाया था जो उस समय 2020 में निर्वाचन होने वाला था, आम निर्वाचन। तो एक पेंटिंग बनाया था मैंने जिसमें एक महिला थी मास्क लगा करके, और वो वोटिंग करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही थी। और हुआ यूं कि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा वायरल हुई और होते होते निर्वाचन विभाग में गई, और वहां से मुझे कॉल आया कि हम इस तस्वीर से चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। और उस तस्वीर से चुनाव प्रचार हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज से। लेकिन आने वाले समय में 2021 में 11वें मतदाता दिवस पे मुझे फिर से कॉल किया गया, और उसी तस्वीर के लिए मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार माननीय मुख्य सचिव दीपक कुमार सर के द्वारा दिया गया। एंड देन एक और पेंटिंग थी जो वैक्सीनेशन पे आधारित थी, तो वो भी बहुत ज्यादा एम्बेसी ऑफ इंडिया इन चाइना, इन स्लोवेनिया और कई जगह से उसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ट्वीट किया, जीवेश सर ने उसको ट्वीट किया, और कई जगह से वो ट्वीट होते होते मुझे बिहार भवन से कॉल आया था। और पालका मैम ने 3 पेज में एक न्यूज लेटर में उसको जगह दिया। और उसके बाद तो फिर एक के बाद एक पेंटिंग्स जो है वायरल होती चली गई। 108 पेंटिंग मैंने कोरोना जागरूकता पे बनाया था, जिसके लिए मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम भी दर्ज हो गया। और कई पेंटिंग्स के लिए मुझे कला मंत्री के द्वारा भी सम्मान मिला, और फिर जो है वो सिलसिला जारी है। इस साल के निर्वाचन में भी मेरा लोगो गया था, डीएम सर के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद अभी स्वच्छता वाले लोगों के लिए जो पुनः डीएम सर के द्वारा सम्मानित किया गया। दिशाएं कार्यक्रम का लोगो मैंने डिजाइन किया था। अभी आने वाले भी कई सारे लोगोज हैं जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ।
तो इस तरह ये सिलसिला अनवरत जारी है। अच्छा सर, सबसे पहले कैसे रुचि हुई और कैसे मिथिला पेंटिंग बनाने की शुरुआत हुई? मिथिला पेंटिंग एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। जो भी इसमें एक बार जानकारी ले लेगा या वो एक बार देखे तो वो स्वतः इसमें घुस जाता है। चूँकि हम लोग मैथिल हैं, मिथिला से हैं, तो लाज़मी था कि इसके अंदर हम लोग चले गए और एक बार जब डूबे तो वो जो आनंद है उसका कोई सीमा नहीं है। कि आप पूरी दुनिया भूल सकते हैं जब आप पेंटिंग के अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसे करके घुसते चले गए। अच्छा, जैसे कि आप मिथिला पेंटिंग बनाते हैं, तो अभी आने वाले समय में और किस-किस तरीके के प्रोजेक्ट पर अभी आप काम कर रहे हैं? मैंने जैसे बताया कि आगामी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अभी डिस्क्लोज़ ही नहीं करना चाहूँगा, जिस पे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं। इवन अभी पिछले 28 को एक सिंगापुर में भी लोगो मेरा लॉन्च हुआ है, हिंदी फाउंडेशन की तरफ से ममता दीदी ने करवाया था उसको। तो इस तरह के और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, कई सारे बुक कवर्स हैं जो मैंने डिज़ाइन किया है। अभी जो आम निर्वाचन में समारिका लॉन्च हुई थी, उसका बुक कवर भी मैंने ही डिज़ाइन किया था। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मतलब मेरे पास समय नहीं मिल पाता है कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स को हाँ कर पाऊँ, लेकिन 1-2 तो बहुत बड़े जो मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाले हैं, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हाथ में हैं। अच्छा जी, तो जैसे मिथिला पेंटिंग बनाते हैं तो कैसे शुरुआत होती है? इसमें क्या-क्या चीज़ लगता है? साथ ही कितना लगभग टाइम लग जाता है एक पेंटिंग बनाने में? इसमें मैं जो करता हूँ उसके लिए आपको हैंडमेड शीट की ज़रूरत होगी, आपको निब की ज़रूरत होगी क्योंकि मैं निब वर्क ज़्यादा करता हूँ और वही कलर्स जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं इसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। मिथिला पेंटिंग जो है वो हाथों से डायरेक्ट बनती है, इसमें पेंसिल और रबर का कम यूज़ होता है। करना नहीं चाहिए, आजकल लोग करते हैं, तो आप डायरेक्ट आपको बनाना पड़ेगा और बस यही सारी चीज़ें लगती हैं। एक आपका तन्मयता लगता है और कभी-कभी होता है जैसे पिछले साल क्या हुआ था, आज ही के दिन मुख्यमंत्री जी को राजगीर महोत्सव में मेरी पेंटिंग गिफ्ट की गई थी। तो कुछ ही दिन के बाद जरासंध महोत्सव आया, तो मुझे फिर से कांटेक्ट किया गया कि मुख्यमंत्री जी को जरासंध जी की पेंटिंग गिफ्ट करनी है और छठ का 4 दिन निर्जल उपवास। तो ऐसे में वो प्रोजेक्ट लेना भी बड़ा टफ लगा मुझे, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे याद है कि मैं घाट पे जाता था और वापस आता था, पुनः पेंटिंग करता था, पुनः घाट पे जाता था, वापस आता था और जब मुझे वो वीडियोस मिले और फोटो मिला, जब वो पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में मैंने देखा, तो मुझे बेहद खुशी हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन मेरी पेंटिंग जो थी उनके हाथों में देख करके वो सारा मेहनत जो था वो रंग ला गया, ऐसा लगने लगा था। अच्छा, ये बताइए मिथिला पेंटिंग के माध्यम से देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कई सारी, मुझे लगता है मेरी सारी पेंटिंग्स जो है ना वो किसी न किसी रूप में युवाओं को जागरूक ही करती है। आप बढ़िया कैरियर चुनिए और उस कैरियर में एक मुकाम हासिल कीजिए। कई बार होता है कि बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो भी करना चाहते हैं उसमें अचीवमेंट्स लाइए, सिर्फ सपने ना देखिए, ना गार्जियन को दिखाइए। जब आप अचीव करने लगते हैं ना तो खुद गार्जियन सपोर्ट करने लगते हैं। इसलिए कैरियर वही ऑप्ट किया जाए जिसमें दिल और दिमाग दोनों आपका जो है वो साथ दे। कोई एक चीज साथ देगा तो आपका कैरियर सफल नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, आप पत्थर चुनने का भी काम करेंगे तो आपके पास एक दिन बेशकीमती पत्थर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो 2 चीजें मुझे लगता है कि आप मुकाम हासिल करना है तो एक गोल सेट करो, प्लान बनाओ और लग जाओ। और दूसरा ये है कि हार्ड वर्क, उसका कोई विकल्प नहीं है। जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही गहरा जो सफलता आपको मिलेगा। अच्छा, न्यू जनरेशन को कितना ज़रूरी है हमारी पुरानी संस्कृति को बचाए रखना, साथ ही पुरानी संस्कृति को सीखना, ताकि जो है हमारी पूरा संस्कृति जो है आने वाले जनरेशन तक ट्रांसफर हो सके? परंपरा और संस्कार तो बचाने ही चाहिए, युवाओं को समझाना होगा। जैसे सीता और राम जी का विवाह हो रहा था, तो उस समय ये मिथिला पेंटिंग राजा जनक जी ने कहा कि पूरा
संस्कार मिथिला का जो है वो झलकना चाहिए दीवारों से, और वो संस्कार आज मिथिला पेंटिंग के रूप में आप देख रहे हैं। छठ पर्व मनाया जाता है। हम हमेशा चमक के पीछे भागते हैं, जो कामयाब है उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो ढल रहा है सूरज जी। उसको पहले अर्घ दिया जाता है, उगते सूरज को बाद में अर्घ दिया जाता है। आप देखेंगे कि इसमें जो भी फल फूल चढ़ाए जाते हैं वो सब आसानी से आसान कीमतों पे मिल जाता है। कुछ ऐसा टफ प्रसाद नहीं है जो आप खरीद नहीं सकते हैं। जो घाट है वहां पे किसी को पैसा दे करके जाने की जरूरत नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई पुजारी नहीं है। आप आस्था से सराबोर होकर के जाते हैं और छठी मैया को नमन करते हैं, अर्घ देते हैं, और वो जो दीप धूप और वो जो छटा होती है अर्घ की, वो इतना मिसमराइज कर देता है लोगों को कि देखिए कहाँ लोग बिहार छोड़ के बस जाते हैं बाहरी चकाधौन में, लेकिन छठ की छटा देखने के लिए वो वापस अपने गांव आते हैं, अपने घर आते हैं। तो ये संस्कार अपने बच्चों को शुरुआत से ही देना होगा, क्योंकि भारत जो है वो परंपरा और संस्कार का ही देश है। तो ऐसे में अगर हमको अपने बच्चों में भी वो संस्कार और वो लालन पालन के दौरान वो बीजारोपण नहीं करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि गार्जियन का दोष है। बच्चे तो जो आसान लग रहा है वो देख करके सीख रहे हैं। जैसे योगा, बहुत बच्चे जो है वो योगा करते हैं, लेकिन योग कहाँ से आया? वो भारत से आया है। तो इस तरह से हम अगर सिखाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो हम पश्चिमी सभ्यता का मान करके और उसको ऑप्ट करते जा रहे हैं, और संस्कार और परंपराओं का जब ज्ञान होगा तो पता चलेगा सब कुछ भारत में पहले से ही था। अच्छा, हम इस अभी जो छठी मैया के लिए जो पूरा बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हाथ में लेके आप डिटेल में बताइए, कौन चीज कहाँ पर है? 4 पेंटिंग मैंने बनाया है, जिसमें आज जैसे शुरू हुआ है, नहाए खाए से यह व्रत शुरू होता है, जिसमें आप गंगा स्नान करने के बाद कद्दू, चावल और चने की दाल खाते हैं। उसके बाद जो है कल हम लोग निर्जल रहेंगे, और निर्जल रहने के बाद शाम में रोटी, खीर, केला प्रसाद नैवेद्य चढ़ाया जाएगा माता को, और उसके बाद जो है अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। दिन पूरी रात, पूरा दिन, और शाम में सूर्यास्त के समय सूर्य को जल देने के बाद व्रती घर आएंगे, और पुनः अगले दिन वो जाएंगे घाट पे, और पुनः अर्घ दिया जाएगा दूध से, और उसके बाद जो है वो पारण किया जाएगा। तो ये जो है 36 घंटे का निर्जल व्रत रहेगा। तो वही मैंने इसमें दिखाया है। आप देख सकते हैं सूप में वो मूली है, पान है, अदरक है, नारियल है, और बाकी चीजें हैं, और ठेकुआ है जो छठ का मेन प्रसाद होता है। सूर्य यहाँ पे उदित हो रहे हैं, और हमने बचपन से गानों में सुना है शारदा सिन्हा जी के, अमरूदिया के पात पर उगलन सूरज देव। तो मैंने अमरूद का ही पेड़ दिया हुआ है, और नीचे कोसी भराता है छठ में, तो आप वहाँ पे कोसी देख सकते हैं, और वहीं पे कलश देख सकते हैं, और डाला भी देख सकते हैं जिसमें केला वगैरह डाला हुआ है। तो इस तरह करके हम ये छठ का तस्वीर है, और बाकी और भी तस्वीर है जिसमें आपको नहाए खाए और खरना और सूर्य का अर्घ, और उसके बाद एक मिथिला का ऐसा पर्व है जो सिर्फ मिथिला में ही मनाया जाता है, जिसे सामा चकेवा कहते हैं। तो वो चारों तस्वीरें जो है आपको एक साथ दिखाई देंगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि अभी अब आपने छठ व्रत भी किया है, तो इसकी कहानी क्या है, और साथ ही आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। छठ करते हुए मुझे कई साल हो गए। एक समय था जब माँ आईसीयू में थी और बहुत खराब हालत में थी, तो 2016 में मैंने छठ करना शुरू कर दिया था, और आज तक कर रहा हूँ। और बहुत ये 4 दिन जो है बहुत गरिमामय अपने आप में महसूस करता हूँ। और जिस समय हम पानी में जाते हैं या जिस समय हम अर्घ देते हैं, तो उस समय जो महसूस होता है उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से छठ की शुरुआत हुई, और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने शुरुआत किया तब जब मैं जॉब करना शुरू किया, तो मैं ट्रेनिंग देने का भी काम करता था। जो न्यू ज्वाइनीज होते थे तो बड़ी सारी तकलीफें होती थी, और पहले मैं भी इन्फ्लुएंस हो जाता था।
आपको कभी भी कोई भी इंसान सही रास्ता नहीं दिखाएगा। वो कुछ ऐसा बताएँगे या वो अपने हिसाब से बताएँगे, लेकिन बिल्कुल। आप जो है उस रास्ते पे चल ही नहीं सकते हैं। हुँ। तो मैं भी भटक गया था और किसी तरह मैंने एक कैरियर ढूँढा और वहाँ पे जो भी आते थे ना ट्रेनीज़, तो वो ऐसे ही आते थे सवालों के साथ। देन उनके सवालों का मैं निराकरण करने लगा और धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आगे बढ़ूँगा, जिसमें मैं कोई गुरु या कोई बड़ा इंसान नहीं रहूँगा। मैं एज़ अ बड़ा भाई या एज़ अ छोटा भाई, एज़ अ गार्जियन मैं उन लोगों को समझाऊँगा कि अगर आपके जीवन में चाहे लाखों कमियाँ क्यों ना हो, लेकिन आपको कैरियर बनाने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और कई हज़ारों युवाओं को मैंने मोटिवेट किया है और मैं मोटिवेट भी हुआ हूँ। और मेरी कहानी से आपने देखा ही है कि कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद भी मैंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। और इसी तरह मैंने दुलारी देवी जी को देखिए, दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती रही, मिथिला पेंटिंग सीखती रही और आज पद्मश्री से नवाजी गई। इसी तरह आप शांति देवी जी को देखिए, वो भी 3 रुपए में सारी बंधक डाल करके उन्होंने पेपर खरीदा, कलर खरीदे और आज उन्हें भी पद्मश्री मिला, उनके पति को भी पद्मश्री मिला। तो इस तरह से मैंने देखा कि लोगों ने जो शुरुआत किया था या उनका एजुकेशन लेवल क्या था, ये सब कोई भी मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जो कर्म करते हैं और सकारात्मक कर्म करते हैं वो सही दिशा में, तो आपको मंजिल भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, मान और प्रतिष्ठा भी मिलता है। तो ये चीजें मैंने देखा कि लोगों ने जो संघर्ष किया है उनको सफलता मिली है और सिर्फ यही छोटी-छोटी सी बातें मैंने बताना शुरू किया। मुझे याद है मैंने पहला लेक्चर पीपल के पेड़ के नीचे स्लम बस्ती के बच्चों के बीच में दिया था और धीरे-धीरे मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में और एमएसएमई, नाबार्ड, जिला उद्योग केंद्र, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट जैसे कई जगहों से मैंने फिर लेक्चर लेना शुरू किया और अभी हाल ही में मैंने पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज में भी जाकर के मधुबनी पेंटिंग सिखाया भी है और बच्चों को मोटिवेट भी किया। तो इस तरह करके ये जो शुरुआत हुई थी वो तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, लेकिन उसका अंत मुझे लगता है बेहद खास होगा और कितने ही युवाओं ने इससे फायदा लिया है। जी। अच्छा, आप हम ये जानना चाहें कि जैसे कि आप गाना भी गाते हैं, तो ये कैसे हुआ? साथ ही अभी तक कौन-कौन सा गीत आपका लॉन्च हो चुका है? बेसिकली छठ गीत मैंने ज्यादा गाए हैं और छठ गीत लोगों ने पसंद भी किया है और मुझे भी अच्छा लगता है। कभी-कभी मैं घाट से गुजरूं और मेरा ही गाना वहां बज रहा होता है और उसमें लिखा भी मैंने ही है, एक्ट भी मैंने ही किया है और सब कुछ जो है वो ऐसा मोबाइल कैमरे से ही मैंने शूट किया या किसी से मदद लेकर के हमने किया है और बहुत सुंदर गाना है। उसमें भी मैंने वही दिखाया है, या तो बेरोजगारी होगी और अंत में जो है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, या तो एक कलाकार है और उसके जीवन में लाखों कठिनाइयां हैं, लेकिन उसने जब कलम पकड़ा तो जीवन की कठिनाइयां दूर हो गई और इसी बीच उसने छठी मैया से वरदान पा करके अपने जीवन को बदल दिया। तो इस तरह के ही गाने हैं। जी। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा है, अगर कोई मिथिला पेंटिंग सीखना चाहे तो उसमें कितना कम से कम समय लगेगा? साथ ही कैसे वो आपसे सीख सकते हैं? देखिए, कोई भी क्षेत्र में अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी हो तो एटलीस्ट 10,000 घंटे उसमें देने पड़ेंगे और 10,000 घंटे दे दिया, डेडिकेटली दे दिया, तो फिर आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। तो ऐसे में होता है कि आप किससे सीख रहे हैं और आपके अंदर में कितना उबाल आ रहा है सीखने का। तो क्या होता है कि हम ऑनलाइन सीख लेते हैं, कहीं से भी सीख लेते हैं और वो प्रॉपर जो उसका जो मिट्टी की जो खुशबू है उसको हम नहीं पकड़ पाते हैं और बाहर ही बाहर हम देख करके करते हैं। जिस दिन आप मधुबनी पेंटिंग के अंदर में जाकर के सीखना शुरू करेंगे, जैसे जब मुझे राज्य स्तरीय अवार्ड मिल गया था तब मैंने 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया और उसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा, पद्मश्री गोदावरी दत्त जी के घर गया, पद्मश्री दुलारी देवी जी के घर गया, शांति देवी जी से मिला, पद्मश्री सीवन पासवान जी से मिला और भी जो पद्मश्री अब इस दुनिया में नहीं रहे, सीता जी के घर गया, बउआ देवी जी से मिला और उन सब से मिल करके मैंने अपने बारे में कैसे निखार आएगा,
कैसे मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने जो गुरु भी रखे ना, तो जी। वो बहुत हाई लेवल के गुरु रखे हैं जी। और उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। आज 9 पद्मश्री हैं और उनमें से जितने भी जीवित हैं उन सबके मैं चरण वंदना भी करता हूँ और उनसे सीखने का जब भी मौका मिलता है तो सीखता हूँ। मधुबनी पेंटिंग आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन आपको डूबना होगा। वो आड़ी तिरछी रेखाएं बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि जी। ये ऐसी पेंटिंग है जो हजारों साल पुरानी है और आपको कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा जी। कि ये जो पेंटिंग है ये जन्म से लेके मरण तक हमारे साथ रहती हैं। जी। जब जन्म होता है तब भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जनेऊ छठी मुंडन होता है तब भी ये पेंटिंग्स बनाई जी, जाती हैं, शादी विवाह में अलग से पेंटिंग बनाई जाती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसान जब खत्म हो जाता है, वो शून्य में मिल जाता है, तब भी वो पेंटिंग बनाई जाती है और शून्य की वो पेंटिंग बाएं हाथ से बनती है। और जब कर्ता जिन्होंने आग दिया रहता है, तो वो जब गोसाई घर में जाने लगते हैं तो वहां पे वो अड़ीपन डाला जाता है शून्य का, और जब वो वहां से पैर छू करके आशीर्वाद लेके लौटता है उसके पहले उसको मिटा दिया जाता है। तो इतना नियम कानून, इतना सुदृढ़ है ये पेंटिंग, और इसकी जितनी जानकारी आप लेंगे ना, मतलब समुद्र में आप जितना अंदर जाएंगे उतना गहरा होता जाता है। तो ये आप उसमें कूद जो जाएगा उसको ही वो पेंटिंग जल्दी समझ में आने लगेगी। और बेहद आसान है मधुबनी पेंटिंग। आप ऑनलाइन सीखिए या किसी गुरु को बना करके सीख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं, क्योंकि मैंने भी कई जगहों से सिखाया है, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं और चाहे तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे अभी RCT से भी मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग दी गई है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं कहीं ना कहीं वो रास्ता बता दूंगा आपको, जहां से आप एक बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं।